Everyone. Once again, I welcome you all to my channel Study Pharmacy. In this video, we'll learn about drug development teams in detail, and I hope that this video will definitely help you in your university exams and in your competitive exams as well. So let's start learning. So, uh, when we talk about to discover a new drug, कोई भी नई ड्रग एंटिटी, कोई भी नया ड्रग मॉलिक्यूल, और यू कैन से कोई भी नया एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसको डिस्कवर करने के लिए तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उसमें इन्वॉल्व होती हैं. फर्स्ट इज़ योर आइडेंटिफाइंग द रिजल्ट्स ऑफ स्क्रीनिंग. जो भी आपकी स्क्रीनिंग जब आपने करी होगी नए ड्रग के लिए, जितने भी मॉलिक्यूल्स को आपने स्क्रीन किया होगा, तो उनके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. देन उसकी मेडिकल केमिस्ट्री कि उसका जो है कहाँ पे वो मॉलिक्यूल जो है किस तरीके से इफेक्ट करेगा, किस तरीके से अटैच होगा, क्या उसके स्ट्रक्चर होगा, कौन सा मॉलिक्यूल में कौन सा ग्रुप जो है अटैच या डिटैच करने से जो है उसकी एक्टिविटी, जो उसकी थेरेपेटिक एफिकेसी है, उसमें चेंजेस आएंगे. सो ऑल दैट थिंग्स एंड देन ऑप्टिमाइजिंग दीज रिजल्ट्स, और उसके बाद इन रिजल्ट्स का ऑप्टिमाइजेशन, जो कि ड्रग की एफिनिटी हो गया, सेलेक्टिविटी हो गया, ठीक है, उसका एफिकेसी हो गया या पोटेंसी हो गया, उसकी मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी हो गई, उसकी बायो अवेलेबिलिटी हो गई, इन सब चीज़ों को जो इफेक्ट करता है. तो इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी इन्वॉल्व होती हैं इन द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू ड्रग. नाउ वंस द कंपाउंड मीट्स ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स, the drug development process will begin before clinical trials. तो फिर एक बार जब आपका ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, आपके जो नया कंपाउंड है, जो आपका न्यू ड्रग है या न्यू केमिकल एंटिटी है, जब उसमें ये सारी की सारी चीज़ें जो है, रिक्वायरमेंट्स जो है कंप्लीट हो जाती हैं, देन द ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस बिगिंस. उसके बाद जो है आपका ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है, और उसके बाद फिर आगे जाके जो है नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद फिर लास्ट में आपका क्लिनिकल ट्रायल्स आता है. सो द डिस्कवरी ऑफ अ मॉडर्न ड्रग इज ऑफन अ कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस. ये तो हमें पता ही है कि भाई जो आप एक नया ड्रग, कोई भी नया मॉलिक्यूल जब आप उसकी जब डिस्कवरी करते हैं, तो इट इज़ अ वेरी मच, यू कैन से, कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस. मतलब उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें बहुत सारी मैन पावर लगती है, बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज उसमें लगते हैं, बहुत सारी स्टडीज़ करनी पड़ती हैं. क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको एक इफेक्टिव प्रोडक्ट चाहिए, एक इफेक्टिव ड्रग निकालना है, एक इफेक्टिव कंपाउंड निकालना है जो कि मार्केट में सबसे बेस्ट हो, जिसका एफिकेसी बहुत अच्छा हो, जिसका थेरेपेटिक एफिकेसी बहुत अच्छा हो, बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा हो. इस चीज़ों के लिए क्या चाहिए, आपका बहुत ज़्यादा कैपिटल, आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, माने कि मनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होती है उसमें. ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं लार्ज कंपनीज करती हैं, प्लस जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, वो इस चीज़ में इन्वेस्ट करती है, प्लस सम नेशनल गवर्नमेंट जो होती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो भी इसके लिए जो है ग्रांट्स और लोन जो है प्रोवाइड कराते हैं. और इस फेज में जो है, दिस फेज इन्वॉल्व सेवरल मेंबर्स. इसीलिए जो है यहाँ पे उनको भी आपको पेमेंट भी करना है, तो इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा पैसे से रिलेटेड हो जाती है चीज़ें, और टाइम भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था. सो दिस फेज इन्वॉल्व सेवरल मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन. क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टेस्ट होंगे, क्लिनिकल होंगे, प्री क्लिनिकल होंगे, उसमें केमिस्ट्री भी चाहिए, उसमें एनालिसिस भी चाहिए, उसमें बायोफार्मास्यूटिक्स टेस्ट भी होंगे, फार्माकोलॉजी भी देखनी, टॉक्सिकोलॉजी भी देखनी, एवरीथिंग यू हैव टू चेक. मार्केटिंग भी चेक करनी है, मार्केट रिसर्च भी करना है. सो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के आपके जो है इसमें लोग जो है, मेंबर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, एंड आर इन्वॉल्व टू सक्सेसफुली लॉन्च द सेफ, इफेक्टिव एंड एफिकेशियस प्रोडक्ट इन द मार्केट. नाउ इन नॉन क्लिनिकल फेज, नॉन क्लिनिकल फेज क्या होता है आपका, यहाँ पे जो है आपकी जितनी भी फार्माकोलॉजिकल और जितनी भी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज हैं, फार्माकोलॉजिकल लाइक उसकी जो एडीएमई वगैरह हो गया, और टॉक्सिकोलॉजिकल मतलब उसकी टॉक्सिसिटी स्टडीज, मतलब उसमें LD50 क्या है, उसका कितना अमाउंट में जो है वो अपनी टॉक्सिसिटी शो करेगी,
क्या उसकी टॉक्सिसिटी का इंडेक्स होगा, ठीक है, ये सारी स्टडीज जो है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में जाने से पहले ही जो है हम इसकी सारी स्टडी नॉन क्लिनिकल फेज में कर लेते हैं। सो नॉन क्लिनिकल फेज में जो है आपकी मेनली फार्माकोलॉजिकल एंड योर टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज जो है ड्रग प्रोडक्ट की करी जाती हैं। Now, coming to the introduction, that was an overview of the drug development team. Now, coming to the introduction. So, the process through which new drug entity is brought into market once the identification of lead compound has been done through the drug discovery process is called as drug development. तो drug development क्या चीज है? जब एक बार आपका lead compound जो है वो already identify हो चुका है and has been gone through the drug discovery process, उसके बाद जो उसमें प्रोसेस के थ्रू जो वो जाता है, जिस प्रोसेस को वो पार करके जा रहा है न्यू ड्रग एंटिटी आपकी इनटू द मार्केट जाने से पहले और लीड कंपाउंड आइडेंटिफाई होने के बाद का जो बीच का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसमें बेसिकली क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें प्री क्लिनिकल स्टडीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि आपकी एनिमल्स और माइक्रोब्स में करी जाती हैं। इसमें जो है आपका रेगुलेटरी स्टेटस का सबमिशन रहता है, रेगुलेटरी से रिक्वायरमेंट जो भी आपके कंसर्न रेगुलेटरी एजेंसी है उनसे आपको जो है अप्रूवल लेनी होती है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन आपको फाइल करनी होती है, उसके लिए अप्रूवल लेनी होती है कंसर्न्ड रेगुलेटरी उससे, ठीक है, एजेंसी से। देन दिस स्टेज रिक्वायर्स एक्सपेंसिव क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो है इसी स्टेज में क्या होता है, आपका ड्रग डेवलपमेंट के स्टेज में ही आपके क्लिनिकल ट्रायल्स भी होते हैं विच आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, जिसमें कि आपका चारों ट्रायल्स आते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस फेज 4, ठीक है, सॉरी। नाउ ये जो पूरी टीम है आपकी ड्रग डेवलपमेंट टीम, इसमें जो है आपका सारे के सारे इट इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन बिटवीन द इंडस्ट्री, अकेडमिया, इन्वेस्टर्स, ठीक है, पेटेंट लॉयर्स, then regulatory exclusivity and marketing. So it is a complex mixture of all these things, complex interaction basically I will say, ठीक है। तो इन सब के कोऑर्डिनेशन से, इन सब के इन्वॉल्वमेंट से ही किसी ड्रग का डेवलपमेंट हो पाता है। कोई नया ड्रग एंटिटी जो है एक प्रोडक्ट बन के मार्केट में आ पाती है, जिसे हम और आप जो है बहुत इजीली अपनी कोई भी डिजीज को क्योर करने के लिए लेते हैं। नाउ कमिंग टू द ड्रग डेवलपमेंट टीम। तो आपका जो ड्रग डेवलपमेंट टीम है इसका मेन रोल क्या होता है? इसका मेन रोल होता है टू कोऑर्डिनेट द वेरियस स्टडीज, ठीक है, जितनी भी स्टडीज नेसेसरी हैं किसी भी ड्रग कैंडिडेट के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसके सक्सेसफुल डेवलपमेंट के लिए उन सारी स्टडीज को कोऑर्डिनेट करना एंड टू इंश्योर दैट ऑल द स्टडीज आर फिनिश्ड बाय द विदिन द टाइमलाइन, ठीक है। जो आपने टाइम डिसाइड किया है कि हाँ इतने टाइम पे जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड वी विल बी इन अ सिचुएशन टू लॉन्च इट इन द मार्केट। तो ये टाइमलाइन के अंदर भी ये सब कुछ होना चाहिए। ये चीज को इंश्योर करती है और ये चीज को कोऑर्डिनेट करती है आपकी ड्रग डेवलपमेंट टीम। और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसकी? भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे कि जो भी आपके रिसर्च के रिजल्ट्स आते हैं उनको रिव्यू करना, ठीक है। उसके बाद जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी न्यू रिसर्च से कोई भी जो नया रिसर्च से कोई भी रिजल्ट जो आ रहा है, न्यू कोई सर्च करी उससे कोई रिजल्ट आ रहा है, या प्रीवियसली जनरेटेड डाटा से कुछ नया चीज आपको समझ आ रही है, तो उसको भी इंटीग्रेट करना रिजल्ट के अंदर, उसको भी इन्वॉल्व करना आपका रिजल्ट्स के अंदर। देन आपका जो ड्रग कैंडिडेट है उसकी कैरेक्टराइजेशन करना, ठीक है, और आपकी जो रिसर्च स्टडीज होंगी उनको प्लान करना कि आप किस तरीके से जो है रिसर्च स्टडीज कंडक्ट कराओगे, पहले क्या करोगे, बाद में क्या करोगे, ऑल थिंग्स लाइक दैट। देन मॉनिटर करना आपकी रिसर्च स्टडीज का स्टेटस, क्योंकि दिस इज बेसिकली अ टाइम, यू कैन से कि समय पे कंप्लीट होना बहुत जरूरी है,
ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली जो मेरी स्लाइड थी उसमें हमने बताया था कि फर्स्ट एक लाइन बोली थी मैंने उसमें कि सबसे पहला करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, एक रिसर्च रेगुलेटरी अफेयर के पर्सनल के लिए ये सबसे बेसिक अप्रोच लेके चलनी होती है, मतलब क्योंकि मार्केट में देयर आर एन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो टाइमली आपको कंप्लीट करना है, कंडक्ट करानी है अपनी स्टडीज, तो उस चीज को मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। कि सारी चीजें जो है इंश्योर करना है कि सारी चीजें सही भी हो रही हैं एंड विद इन द टाइम फ्रेम भी हो रही हैं, ठीक है। और उसमें से जो भी ड्यूरिंग दिस जर्नी जो भी आपको क्रिटिकल पाथ मिल रहे हैं, जो भी आपको कुछ ऐसी स्टडीज भी होती हैं भाई जो है आपका टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रही है सॉरी, तो वो तो वो जो क्रिटिकल पाथ है डेवलपमेंट प्लान में उनको डिफाइन करना उनको डिफाइन करना है, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जो है अपने प्लान को मॉडिफाई करना, ठीक है। ये काम भी जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी होती है, आपके ड्रग डेवलपमेंट टीम की होती है। सो ड्रग डेवलपमेंट टीम में जो है बेसिकली इफ आई से, तो एक टीम लीडर होता है आपका, प्रोजेक्ट टीम लीडर, ठीक है। उसके बाद जो है आपके डिफरेंट फील्ड्स के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, मेडिकल राइटर, फॉर्मुलेशन केमिस्ट, then your manufacturing specialist, pharmacokineticist, then your pharmacologist, statistician, ठीक है, regulatory leaders, clinical research associates, medical writers, then clinical, regulatory preclinical, all these are included in the drug development team. तो जो अदर डिसिप्लिन के लोग जो इन्वॉल्व होते हैं ड्रग डिस्कवरी वाले में, वो हो गया आपका एक एनालिटिकल केमिस्ट्री के लोग। एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले क्या करेंगे, दे विल डिफाइन द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लीड कंपाउंड, ठीक है। जो भी आपका लीड कंपाउंड होगा उसकी वो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे एंड प्रोवाइड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंसेस। जो भी आपका फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस है उसकी स्टेबिलिटी पे जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। देन ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, so they will assess the delivery and disposition profile of the lead molecule in animal models with the use of drug administration route prescribed for clinical studies. अब इसमें ये लोग क्या करेंगे, बेसिकली they will help and they will assess द डिलीवरी एंड डिस्पोजिशन प्रोफाइल, मतलब जो आपका लीड मॉलिक्यूल है उसका जितना भी टेस्ट होगा, एक तो पहले तो जो आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो आपने चूज किया है क्लिनिकल स्टडीज के लिए, वो रूट को यूज करते हुए उस ड्रग का कैसा डिस्पोजिशन हो रहा है, माने कि कैसे कैसे वो डिस्पर्स होगा इन द बॉडी, कैसे वो अलग अलग ऑर्गन्स में और साइट ऑफ एक्शन में कितना जा रहा है, कैसे वो डिलीवरी हो रही है वहां पे, ये सारी चीजें जो है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा हो रहा है, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज क्या है, ये सारी चीजें जो है आपकी ये वाले डिसिप्लिन के लोग उसमें बताते हैं। देन द टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है, दे विल असेस द पोटेंशियल ऑफ द लीड टू कॉज साइड इफेक्ट्स। यहां जो है आप क्या पढ़ेंगे, साइड इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे इन विट्रो एंड इन विवो डिजीज मॉडल्स, जो आपके डिफरेंट डिजीज मॉडल्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसमें। तो ये जो आपके डिफरेंट डिजीज मॉडल्स हैं इन विट्रो एंड इन विवो वाले, तो इन मॉडल्स पे जो है हम साइड इफेक्ट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। कि जो आपका पोटेंशियल लीड मॉलिक्यूल है, जो आपका लीड कंपाउंड है, जो जिसके आप आगे जाके प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे। देन कम नेक्स्ट इज बायोफार्मास्यूटिक्स study the formulation potential of the leads, ठीक है, and ensure that compounds can be administered effectively through the proposed route of administration. तो बायोफार्मास्यूटिक स्टडीज में क्या करते हैं, आपने बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ी होगी, वहां पे हम क्या देखते हैं, बेसिकली काइनेटिक्स देख रहे हैं, ठीक है। बायोफार्मास्यूटिक्स में हम क्या कर रहे हैं कि जो लीड कंपाउंड है उसकी क्या फॉर्मुलेशन सबसे बेस्ट हो सकती है, जिसको कि आप
अपने प्रपोज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दे सकते हो, और फिर उस रूट के थ्रू जो है वो फॉर्मुलेशन अपना बेस्ट रिजल्ट दिखाएगी। मान लो कि आपने सोचा कि भाई हम जो है ओरल रूट में देंगे, तो ओरल रूट में देने से क्या है कि आप सोच सकते हो कि भाई आपका जो ड्रग है वो अगर हाईली सोल्यूबल टाइप है तो आप उसका सिरप दे सकते हो, उसका सोल्यूशन बना के दे सकते हो, सस्पेंशन बना के दे सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं उसका सॉल्युबिलिटी का थोड़ा सा इशू है, ठीक है, उसका तो ओरली आपको देना तो आप टैबलेट भी दे सकते हो। आपको लगता है कि भाई वो जो है ओरली देना है और गैस्ट्रो मतलब जीआईटी में ही उसको इंटेस्टाइन जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है उसको आपको टारगेट करना है, या वो पीएच सेंसिटिव है, एसिडिक पीएच में जो है वो लेबाइल है एसिडिक पीएच के लिए, तो आप उसको एंट्रिक कोटिंग कर सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यू विल change the formulation type, right? So once the preliminary results obtained, then they are integrated with the biological activity data. जब आपका प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आपको मिल गए तो उनको फिर क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी डाटा होता है, मतलब बायोलॉजिकल जो हमने एक्टिविटी कराई उसका जो डाटा रहेगा उसके साथ उसको क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, उसके साथ उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अगर इफ स्टेबिलिटी, रिलीज, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स अगर डिटेक्ट होती है, तो अगर ऐसी कोई डिटेक्ट होती है प्रॉब्लम कि स्टेबिलिटी में कोई इशू आ गया, रिलीज में कोई इशू आ रहा है, मेटाबॉलिज्म में कोई परेशानी आ रही है, देन केमिस्ट विल रेफर टू प्रीवियसली परफॉर्म्ड एसएआर। उसके बाद क्या करेगा केमिस्ट की जो पहले जो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एसएआर करा था, ठीक है, एसएआर क्या होगा, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, तो पहले जो एसएआर स्टडीज करी थी उसको फिर वो क्या करेगा, रेफर करेगा and try to change the structure of the lead compound without destroying the site that are essential for the biological activity। और फिर क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि भाई जो ये वाली सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको ओवरकम करने के लिए वो फिर कुछ स्ट्रक्चर में जो चेंज लेके आएगा, बट दे विल एंश्योर दैट with the change in the structure there should not be any change in the essential qualities or you can say properties for the biological activities, ठीक है। उसके बाद अब जो नया कंपाउंड बना, ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद फिर हम उसको असेस करेंगे। असेस करने के बाद देन अगेन इट विल बी एंश्योर्ड दैट द अनडिजायरेबल स्ट्रक्चर एट्रीब्यूटेड कॉजिंग प्रॉब्लम शुड बी रिमूव्ड। फिर इस चीज को एंश्योर करेंगे कि जो अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही थी, जो जिससे प्रॉब्लम कॉज हो रही थी, वो वाले स्ट्रक्चर जो है वो रिमूव हो गया है, ठीक है, इस चीज को एंश्योर करेंगे। देन द न्यू लीड कंपाउंड इज अगेन टेस्टेड। फिर अब जो न्यू लीड कंपाउंड उसको क्या करेंगे, फिर से उसकी टेस्टिंग करेंगे, ये चेक करने के लिए कि भाई जो चेंजेस हमने करे थे उसने उस पर्टिकुलर ड्रग कैंडिडेट की डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो भी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, लाइक उसकी जो पोटेंसी थी, उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी थी, इन सब चीजों में कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है। अच्छा, अगर बाय चांस ऐसा कुछ हो जाता है देन अगेन ये वाली रूट जो है फिर से चेंज होगी, फिर से शुरू हो जाएगा प्रिलिमिनरी रिजल्ट जो है, फिर से उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, फिर से सारा कुछ चलेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि मेन कंपाउंड जो है आपका आइडेंटिफाई नहीं हो जाता। अच्छा, अगर आइडेंटिफाई हो गया देन विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जनरेटेड इन्फॉर्मेशन इज कंपाइल्ड एंड प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट। जो फिर आपको नया कंपाउंड मिल गया, फिर उसको जो है आपने क्या किया, एक फाइल में कंपाइल किया इन्फॉर्मेशन को, और उसके बाद उसको मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर दिया। मैनेजमेंट को प्रेजेंट करने के बाद क्या होगा, ड्रग डिस्कवरी टीम रिकमेंड्स। अब क्या हो सकता है, ड्रग डिस्कवरी टीम जो है वो रिकमेंड कर देगी मैनेजमेंट को कि भाई नाउ द प्राइमरी कैंडिडेट इज फ्री फ्रॉम यू कैन से जो भी उसमें अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे थे उनसे जो है अब वो फ्री हो गया है, एंड नाउ इट कैन मूव वन स्टेप अहेड इनटू द प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज। अब फिर इसके बाद जब मैनेजमेंट जो है इसको जब एक बार इस रिकमेंडेशन को जो कि आपकी ड्रग डिस्कवरी टीम देती है उसको अगर एक्सेप्ट कर लेती है, देन दिस ग्रुप डिसॉल्व्स
जो आपका ड्रग डिस्कवरी वाली टीम है वो डिसॉल्व हो जाती है और फर्दर स्टडीज जो है फिर प्री क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टीम कंडक्ट करती है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टीम, दैट इज योर प्री क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टीम। तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है इज द फर्स्ट टास्क इज टू डेवलप द टीम। सबसे पहले क्या करेंगे, इस टीम को डेवलप करना है। अब इस टीम में जो है आपका बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लोग इन्वॉल्व होते हैं। आपका मार्केटिंग के हो गए, मैनेजमेंट के हो गए, रेगुलेटरी अफेयर्स एंड क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस के हो गए, क्लिनिकल रिसर्च के हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के हैं, प्रोडक्शन के। इन सारे डिपार्टमेंट के लोग जो हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं इस पर्टिकुलर टीम में। ठीक है। वेरियस रिसर्चर्स हु वर प्रीवियसली इन्वॉल्व इन द डिस्कवरी प्रोजेक्ट टीम आर कॉमनली असाइंड टू दिस न्यू टीम बट नॉट ऑलवेज। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि उन्हीं लोगों को जो है वो जो प्रीवियस टीम थी आपकी ड्रग डिस्कवरी वाली, उसके से ही लोगों को जो है ये वाली टीम में भी असाइन कर देते हैं कुछ लोगों को, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। सो अपार्ट फ्रॉम द साइंटिफिक डिसिप्लिन्स यानी कि केमिस्ट्री वेमिस्ट्री से अपार्ट फ्रॉम दैट, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, और जो टीम इसमें नए मेंबर आते हैं वो मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया कि मैनेजमेंट के लोग हैं। मैनेजमेंट के लोग क्या करेंगे कि भाई ये जो है टीम लीडर को असाइन करते हैं एंड दे कोऑर्डिनेट। ठीक है। जितने भी टीम लीडर और कोऑर्डिनेटर को असाइन करते हैं जो कि ड्रग कैंडिडेट के डेवलपमेंट के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। देन रेगुलेटरी अफेयर एंड क्वालिटी एश्योरेंस, दे अश्योर द डेवलपमेंटल स्टडीज। ये क्या अश्योर करते हैं कि जो डेवलपमेंटल स्टडी है और जितने भी स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हैं दे मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। रेगुलेटरी वालों का तो हमेशा यही काम रहेगा कि भाई जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं आपकी, जो आपकी रेगुलेटरी एजेंसी ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसको फॉलो करवाना ही उनका मेन काम रहता है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च वाले क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द स्टडी डिजाइन। वो जो है जो कैसा स्टडी डिजाइन आपको यूज करना है अपनी केस स्टडी पे, ठीक है, वो स्टडी का डिजाइन जो है वो इंफॉर्मेशन उस पर प्रोवाइड कराते हैं टू सपोर्ट द प्रपोज क्लिनिकल प्रोग्राम। ठीक है। और जो भी डेटा उन्हें मिलता है और वो क्या करते हैं फिर क्लिनिकल सेफ्टी चेक करने के लिए और एफिकेसी, उनके टॉलरेंस प्रोटोकॉल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ों को जो है जो भी देखते हैं वो क्लिनिकल रिसर्च वाले देखते हैं। देन कम्स योर एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले क्या करेंगे, दे विल डेवलप द असेज। ठीक है। वो क्या करेंगे, असे डेवलप करते हैं और जो आपका ड्रग सब्सटेंस है उसको कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज योर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे, they will help in the improvement of the synthesis of the drug candidate। जो आपका ड्रग कैंडिडेट है उसकी सिंथेसिस को इम्प्रूव करने में उनका रोल रहता है। ठीक है। एंड प्रोवाइड सफिशिएंट जीएलपी और जीएमपी क्वालिटी मटेरियल। और जो भी आपका जीएलपी और जीएमपी है उसको उस क्वालिटी का मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपको जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल मिलने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है। एंड दे एंश्योर दैट द ऑल द गाइडलाइंस आर बीइंग फॉलोड। नेक्स्ट लास्ट बट नेक्स्ट इज योर मार्केटिंग टीम। मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, दे डिटरमाइन वेदर द ड्रग कैंडिडेट हैज पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू द अदर कंपनीज प्रोडक्ट। ठीक है। और ड्रग ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट फॉर इंडिकेटिंग द डिजीज। किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए अगर कोई मार्केट में ऑलरेडी एक ड्रग प्रेजेंट है दूसरी कंपनी का, तो ये मार्केटिंग वाले इस चीज को डिटरमाइन करते हैं कि जो आपने जो ड्रग को सेलेक्ट करा है वो इतना पोटेंशियल है उसमें कि वो इतना केपेबल है कि वो दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स को compete कर सके और उससे ज्यादा मार्केट में लोग उसको बाय करें। ठीक है। सो मार्केटिंग वालों का ये काम होता है। नाउ द फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीम इज टू प्रिपेयर अ ड्रग डेवलपमेंट प्लान। ये सब तो ठीक है बट सबसे इंपॉर्टेंट काम इनका क्या है, ड्रग डेवलपमेंट प्लान को प्रिपेयर करना कि आप कैसे अपने ड्रग को डेवलप करोगे, ड्रग प्रोडक्ट को डेवलप करोगे बेसिकली। ठीक है। और क्या क्या उसमें स्टडीज आपकी रिक्वायर्ड हैं ताकि आप एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो है मार्केट में ला सके।
Now, depending upon the indication of the disease like life threatening है, fatal है, non fatal है, कैसी है वो disease, ठीक है. Then type of the drug candidate, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, सिंथेटिक है, क्या है. टाइप ऑफ ड्रग कैंडिडेट. देन ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, जिस डिजीज को आप ट्रीट करने के लिए या क्योर करने के लिए अपना ड्रग लॉन्च करने जा रहे हैं वो डिजीज कैसी है, एक्यूट है या क्रोनिक है, ठीक है. एंड देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द फॉर्मुलेशन लाइक आप किस टाइप का फॉर्मुलेशन बन जाते हो. आप ओरल है तो टैबलेट है, क्या है, आईवी है तो सब क्या है, ठीक है, क्यूटेनियस डालना है, पल्मोनरी है, ठीक है, नेजल रूट से डाल रहे हो, कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज कर रहे हो. तो डिपेंडिंग ऑन ऑल द 4 पॉइंट्स, ऑल द 4 थिंग्स, ईच ऑफ द साइंटिस्ट प्रिपेयर देयर लिस्ट ऑफ रिसर्च स्टडी. अपनी अपनी रिसर्च की स्टडीज की जो है वो लिस्ट प्रिपेयर करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिजीज, टाइप ऑफ ड्रग कैंडिडेट, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट जो उन्होंने लिस्ट बनाई है, दे विल ऑल्सो वो जो है एक एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन भी बताते हैं ऑफ टाइम विच इज नेसेसरी फॉर देयर कंप्लीशन. इस पूरे काम को करने के लिए जो कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, कितना टाइम रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, ठीक है, वो ड्यूरेशन को भी वो उस एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन को भी वो जो है डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च स्टडी depending on all the 4 points. Now, all the pre-performed studies are combined in a drug development logic plan. जितनी भी आपने स्टडीज करी हैं वो सब कहाँ आएंगी, आपके ड्रग डेवलपमेंट लॉजिक प्लान के अंदर आती है. मतलब एक प्लान बनाते हैं ये बेसिकली. एंड सम की पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन दैट प्लान. So those key points are your IND submission, ठीक है, then your completion of the phase 2 clinical trial and then submission of NDA और BLA. Now क्या होता है कि सबसे पहले जो है एक डिस्क्रिप्टिव प्लान प्रिपेयर होता है, ठीक है, जिसमें थोड़ी बहुत डेफिनेशंस होती हैं क्लिनिकल से रिलेटेड और नॉन क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेजेस से रिलेटेड. उसके बाद क्या होता है, एक टाइमलाइन डेवलप होता है. टाइमलाइन डेवलप कैसे हो गया, एक बार जब आपका डेवलपमेंट स्टडीज जो है सारी लिस्ट हो गई कि हाँ हमें ये स्टडी करनी है, ठीक है, और उसको हमने अपने प्लान में इंटीग्रेट भी कर दिया है, तो फिर हमारा क्या बनता है, एक टाइमलाइन डेवलप होती है. मतलब हाँ 10 साल में, 5 साल में, 8 साल में जो है हम इतना काम कर देंगे, ठीक है, ये तुम्हारा टाइमलाइन डेवलप हो गया. नाउ व्हाट नेक्स्ट, आपका जो मास्टर प्लान बना है उसके बेसिस पे ये प्रपोज होता है कि किस समय हम स्टडी को स्टार्ट करेंगे और कब कितने टाइम में जो है हम रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर देंगे, ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ योर मास्टर प्लान, हर एक डिपार्टमेंट जो है ये डिटरमाइन करता है, हर एक डिपार्टमेंट ये बताता है छोटा छोटा कि भाई 1 साल में मेरी इतनी स्टडी जाएगी, 6 महीने में मेरी ये स्टडी हो जाएगी, 15 दिन में मेरी ये स्टडी जाएगी, इस तरीके से. तो हर एक दिन में जो हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अपना एक प्रपोज्ड स्टडी कब शुरू कर सकते हैं और कितने टाइम में उसका हमें रिजल्ट मिल जाएगा, इस चीज को प्रिडिक्ट करते हैं. आफ्टर दैट ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ ऐड होती है, आपके डेवलपमेंट प्लान में. फिर क्या होता है, फिर आपका इस टाइम ड्यूरेशन में इन स्टडीज के दौरान कोई भी आपकी जो क्रिटिकल पाथ की स्टडीज हैं, यानी कि क्रिटिकल पाथ मतलब क्रिटिकल पाथ को पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे. आइडेंटिफाई करके क्रिटिकल पाथ क्या होते हैं, क्रिटिकल पाथ उसे बोलते हैं जो स्टडीज, जो रिसर्च स्टडीज या जो भी प्रॉब्लम्स यू कैन से या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन से आपकी रिसर्च स्टडी की टाइम को या स्पीड को लिमिट करती है, माने कि और लेट करवा रही है, आपको डिले करवा रही है, ठीक है. तो उस चीज को हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ. तो ये चीज को आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आपका क्या होगा, टाइम आपको पता नहीं चलेगा और आपका टाइम जो है वो क्या होता रहेगा, डिले होता रहेगा, ठीक है. जो आपका
टाइम तो चलता जा रहा है ना, तो जो आपका यू कैन से एक्सपेक्टेड टाइम था वो फिर कम होता जाएगा। ठीक है, सो क्रिटिकल पार्ट आइडेंटिफाई हो गया। नाउ द कंप्लीटेड ड्रग डेवलपमेंट प्लान इज प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट। उसके बाद क्या होगा, जितने भी आपके क्रिटिकल पाथ है उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मेनली आपके मैन्युफैक्चरिंग में टॉक्सिकोलॉजी और क्लिनिकल उसमें ही जो है क्रिटिकल पार्ट्स आते हैं, तो वहां पे आप आइडेंटिफाई करके और फिर जो आपका कंप्लीटेड ड्रग डेवलपमेंट प्लान है उसको आप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करोगे। मैनेजमेंट को देने के बाद देन फाइनली जो है आप आईएनडी जो है प्रिपेयर कर, टीम जो है आईएनडी को प्रिपेयर, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका ड्रग डेवलपमेंट, ऐसा बोला जाता है कि भाई जो आपका ड्रग डेवलपमेंट प्लान है वो क्या होना चाहिए, एक लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कह रहे हैं हम, लिविंग डॉक्यूमेंट मींस उसमें जो है टाइमली जो है अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं या कोई मॉडिफिकेशन करनी है रिजल्ट्स के बेसिस पे, तो वो भी उसमें करने के चांसेस होने चाहिए। इस टाइप से जो है आपका डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट प्लान जो है इस तरीके से बना होना चाहिए। मतलब उस प्लान में जो है आप इतना टाइमलाइन आप गैप दे के रखोगे कि मान के चलो कि भाई 6 महीने में आपका कोई काम होना है तो आप उसको 8 महीने लेके चलोगे, क्योंकि अगर कोई ऐसा चेंजेस करने लग गए या कुछ ऐसी चीजें आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गई बीच में या कोई क्रिटिकल पाथ आपको मिल गया, उसकी स्टडी दोबारा से शुरू करनी है, तो 2 महीने का बफर आपको, तो वो चीज हम यहाँ कह रहे हैं कि वो जो है प्लान जो है आपका क्या होना चाहिए, लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सो दैट you will be able to make the changes or the modification on the basis of your results. उसके बाद आपका जो है हमेशा जो ड्रग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो भी स्टेटस है वो मैनेजमेंट को जो है हाफ ईयरली या एनुअली बेसिस पे जो है वो दी जाती है। और फाइनली जो है टीम क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है INDA उसको जो है प्रिपेयर करती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द योर रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी एजेंसी। इंडिया में करने तो CDSO के थ्रू, FDA की या आपका US में करनी तो US FDA हो गया, ऑस्ट्रेलिया में करनी तो वो हो गया। ठीक है, इस हिसाब से जो है आपका ये हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, एज द डेवलपमेंट ऑफ द लीड कैंडिडेट मूव्स फ्रॉम प्री क्लिनिकल टू क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल टीम जो है उसी को क्या बन जाती है, वो क्लिनिकल प्रोजेक्ट टीम। क्लिनिकल प्री क्लिनिकल का काम यहाँ पे खत्म हुआ। प्री क्लिनिकल जैसे ही लीड कैंडिडेट जो है वो प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल स्टेज में पहुंच गया, आपकी प्री क्लिनिकल प्रोजेक्ट टीम जो है नाउ इट विल बी बिकम एज अ क्लिनिकल प्रोजेक्ट टीम। सो दिस इज योर थर्ड टीम दैट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टीम। तो भाई आपका इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट हो गई, प्रोजेक्ट टीम जो है अब एक्सपैंड हो जाएगी। इसमें क्या होगा, आपकी जो प्री क्लिनिकल वाली टीम थी उसी में कुछ और न्यू मेंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो वो न्यू मेंबर्स कौन होंगे, फिजिशियंस होंगे। क्यों होंगे फिजिशियंस, क्यों चाहिए भाई, क्योंकि आपका क्या हो गया, अभी क्लिनिकल स्टडीज है। क्लिनिकल स्टडीज किस में होंगी, ह्यूमन में होंगी। ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं बेसिकली, क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं, तो उनके लिए आपको फिजिशियंस की रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आपको फिजिशियंस इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो नए मेंबर्स होंगे उनमें से कुछ होंगे आपके फिजिशियंस, that will conduct phase 1, 2, 3 clinical studies and they assure that the appropriate documents such as case reports जो है वो जो है करेक्टली प्रिपेयर हो रही है, इस चीज को वो इंश्योर करेंगे। देन कम्स योर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स, दे विल कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द फेज ऑफ क्लिनिकल स्टडीज। ठीक है, नेक्स्ट इज योर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करेंगे कि दे विल कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट इन प्लांट्स for production of pharmaceutical substance and ensure that all necessary processes are in place. तो मैन्युफैक्चरिंग वाले जो है बेसिकली वो ये इंश्योर करेंगे और ये कोऑर्डिनेट करेंगे कि भाई जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो इन द प्लांट और यू कैन से इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, देन योर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल वाले जो है वो इंश्योर करेंगे कि जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड है, जो भी अप्रोप्रिएट टेस्ट रिक्वायर्ड है वो डेवलप हो उस पर्टिकुलर ड्रग प्रोडक्ट के लिए। देन जो अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मुलेशन, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, उनका जो वैलिडेशन है या उनका जो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं उसके लिए भी जो भी टेस्ट होने हैं वो सब भी जो है अप्रोप्रिएट टेस्ट जो है उसके लिए डेवलप होंगे।
देन योर स्टैटिस्टिशियन क्या करेंगे, दे विल हेल्प इन डिजाइनिंग क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स। जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको डिजाइन करने में जो है उनका हेल्प होता है, एंड दे विल हेल्प टू इवेल्युएट द रिजल्ट्स जनरेटेड बाय द क्लिनिकल एंड द नॉन क्लिनिकल स्टडीज। जो भी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टडीज से जो भी रिजल्ट्स जनरेट होंगे उसमें कितना डेविएशन है, कितना क्या है, वो सब चीज़ों को स्क्यूनेस वगैरह देखने के लिए जो है वो स्टैटिस्टिशियन काम करता है। देन योर क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स जो है बेसिकली दे सपोर्ट्स द फेज 1 स्टडी। फेज 1 स्टडी में मेनली इनका रोल रहता है, एंड दे सपोर्ट इन डिजाइनिंग एंड कंडक्शन ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोड्यूस इन स्पेशल पॉपुलेशन। अगर कोई आपका स्पेशल पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई जेरियाट्रिक से या पीडियाट्रिक से आपका रिलेटेड कोई स्टडी है तो उसको डिजाइन करना और उसको कंडक्ट कराना, ये आपका काम होता है क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स का। ठीक है। देन द मार्केटिंग वाले क्या करेंगे, अगेन दे इवेल्युएट द स्टेटस ऑफ ड्रग कंपीटिंग कैंडिडेट। ठीक है, ये इनका काम क्या होगा कि भाई आपके ड्रग प्रोडक्ट से कंपटीशन में जो मार्केट में दूसरा ड्रग प्रोडक्ट है उसका क्या स्टेटस चल रहा है, उससे हमारा ड्रग का कैंडिडेट जो है वो कितना मतलब उनका कंपैरिजन कैसा है, क्या उसका स्टेटस है, ये चीजें सारा काम जो है मार्केटिंग वाले करेंगे। ठीक है। देन ड्रग डेवलपमेंट प्लान अपडेटेड। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपका ड्रग डेवलपमेंट प्लान जो है इस सब चीजों के अकॉर्डिंग जो है क्या होगा, अपडेट होगा। फिर उसके बाद नॉन क्लिनिकल प्रोग्राम कंटिन्यूज। ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है, अगर बाय चांस कभी कभी अगर कोई ऐसी स्टडी आ जाती है जैसे कार्सिनोजेनिक की स्टडी करनी पड़ जा रही है, क्योंकि हमें ऐसा पता चल रहा है कि भाई इसमें कोई कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस हो गया है या कुछ ऐसा ये दिखा रहा है। ठीक है, या कोई ऐसी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं या कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं जिनकी वजह से हमें दोबारा से स्टडी करनी पड़ रही है, तो दैट विल समटाइम्स दिस हैपेंस एंड दे विल दैट इज योर यू कैन से क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो नॉन क्लिनिकल प्रोग्राम जो है वैसे कंटिन्यू रहते हैं ताकि ये सारी चीजें हमें पता चलती रहे। ठीक है, बट इन स्टडी से जो है आपकी स्पीड जो है वो डिले नहीं होती है, कम नहीं होती है। ठीक है, एंड देन आफ्टर द रिजल्ट ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 आर मेड अवेलेबल, स्पेशल क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल स्टडीज आर नीडेड टू बी इवेल्युएटेड। फेज 1 और फेज 2 स्टडी रिजल्ट्स, फेज 1 और फेज 2 के रिजल्ट्स आने के बाद जो है फिर कुछ स्पेशल क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टडीज करते हैं। ठीक है, जैसे कि बायो एनालिटिकल स्टडी करते हैं, कुछ क्लिनिकल सैंपल्स होते हैं उनकी जो है हम बायो एनालिटिकल स्टडी करते हैं, क्योंकि जैसे आपका कभी कभी क्या होता है कि ओरिजिनल ड्रग है। ठीक है, उस जब वो बॉडी के अंदर हमने उसको टेस्ट किया, वो बॉडी हमें क्या पता चला कि भाई उसको बॉडी के अंदर जाने के बाद जो है वो कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स बना रही है जिनका कि जिनका यू कैन से कि वो ऐसे मेटाबोलाइट्स, न्यू मेटाबोलाइट्स बना रही है जो कि जिनका हाफ लाइफ जो है 7 दिन का है या 7 से ज्यादा दिन का है। ठीक है, और जब फिर वो मेटाबोलाइट जो है एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं बॉडी में, तो वो आफ्टर मल्टीपल डोजेस तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ एडवर्स इफेक्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, जो टीम है आपकी बायोएनालिटिकल एंड स्टडी में क्या करते हैं कि भाई वो जो ओरिजिनल ड्रग है, फिर हम क्या करते हैं ओरिजिनल ड्रग के एनालॉग्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और फिर उसका जो है हम मेटाबोलाइट को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, उस मेटाबोलाइट का फार्माकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। हाँ, फार्माकोलॉजिकल टेस्ट करने के बाद बाय चांस हमें ये पता चला कि भाई जो आपका मेटाबोलाइट है वो ज्यादा एक्टिव है, बायोलॉजिकली एक्टिव है। ठीक है, या और यू कैन से इट इज ऑलमोस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव एज द ड्रग कैंडिडेट। जितना आपका ड्रग कैंडिडेट बायोलॉजिकली एक्टिव है उतना ही ये भी एक्टिव है। तो क्या होगा, एंड ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ एक्यूमुलेशन, उसके एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो कम डोज में भी इफेक्टिव हो जा रहा है। फिर उसकी हम क्या करेंगे, टॉक्सिकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करेंगे। वहां हमें क्या पता चल रहा है कि भाई अगर टॉक्सिकोलॉजिकल इवैल्यूएशन स्टडी जो है ये शो करती है कि जो मेटाबोलाइट है वो आपका सेफ्टी प्रोफाइल में है। ठीक है, मतलब उसका जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो ओरिजिनल कंपाउंड के सिमिलर है। ठीक है, और वो कम डोज में रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी दे रहा है। ठीक है, फिर
उसका हम नेक्स्ट क्या होगा, ये भी हमें मतलब अच्छी चीज मिल रही है भाई, कम लोअर डोज भी ले रहा है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी सेम है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी सेम है, ठीक है, उसका डोज भी कम हो रहा है तो उसका साइड इफेक्ट भी कम होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर बायोफार्मास्यूटिकल और फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करेंगे। अच्छा, उससे हमें क्या पता चलेगा कि भाई मेटाबोलाइट जो है उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है। अगर उस मेटाबोलाइट की बायोअवेलेबिलिटी भी एक्सेप्टेबल है, देन व्हाट विल हैपन, देन द टीम will suggest that the metabolite could be a better drug candidate in comparison to the parent compound। फिर क्या है, आप ऑब्वियस सी बात है, जो जिस अगर आपको 100 mg की ड्रग से भी उतना ही फर्क मिल रहा है, उतना ही फायदा हो रहा है किसी डिजीज को क्योर करने में, और 500 mg की ड्रग में भी और 50 mg की ड्रग में भी उतना ही फायदा हो रहा है। मान लो आपकी कोई ड्रग है ए, ठीक है, आप उसको, ये आपका मेन ड्रग है, ठीक है, लीड कंपाउंड जो था वो आपको 100 mg देने से भी उतना ही इफेक्ट कर रहा है, और फिर आपको एक मेटाबोलाइट मिला जो कि 50 mg, जिसकी अगर हम 50 mg अगर उसको हम दे रहे हैं तो भी वो उतना ही इफेक्टिव है, तो ऑब्वियस सी बात है विल गो फॉर द 50 mg, हम मेटाबोलाइट के लिए जाएंगे, क्योंकि हमको ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होएगा, है ना, बिल्कुल रिड्यूस हाफ हो रहा है वो। सो बेटर है कि भाई हम क्या करेंगे, पेरेंट कंपाउंड की जगह हम क्या लेंगे, फिर मेटाबोलाइट लेंगे। फिर इसका क्या होगा, प्री क्लिनिकल प्रोग्राम होगा, अगेन इट विल बी इनिशिएटेड, प्री क्लिनिकल प्रोग्राम इनिशिएट होएगा। मेटाबोलाइट को जो है फिर प्री क्लिनिकल में जब सारे रिजल्ट सही आ जाएंगे तो मेटाबोलाइट कहाँ चला जाएगा, क्लिनिक में जाएगा, माने कि क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए चला जाएगा, ठीक है। सो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू मेक श्योर that all the research studies are adequately documented in technical report। जो आप रिपोर्ट बनाओगे उसमें जो है आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन, जितनी भी आपकी रिसर्च स्टडीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। एंड आफ्टर सबमिशन द प्रोजेक्ट टीम इंटरैक्ट्स विद द रेगुलेटरी एजेंसी एंड प्रोवाइड आंसर टू एनी रेज्ड क्वेश्चन। कोई भी अगर क्वेश्चन रेज हो रहा है तो उसके ऊपर वो आंसर देगी। देन द प्रोजेक्ट टीम जो है दैट विल डिजाइन एंड कंडक्ट रिसर्च स्टडीज, ठीक है। एंड फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम इज टू कोऑर्डिनेट द लॉन्च ऑफ द न्यू थेरेपेटिक एजेंट आफ्टर अप्रूवल ऑफ एनडीए और बीएलए, ठीक है। बीएलए या एनडीए के जब अप्रूवल मिल जाएगा आपको न्यू ड्रग एप्लीकेशन या बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशन का जब अप्रूवल मिल जाएगा, तो उसके बाद जो उसका लॉन्च है उसको कोऑर्डिनेट करना इज द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस टीम। So thank you. I hope I tried my best to make you understand this topic. So इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्दी आएंगे। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर with your friends, with your juniors. Okay, and I all the best, and be safe and be healthy. Stay at home.